नमस्कार, स्वागत है आपका आपकी खबर आपका फायदा में। आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद। आज हम चर्चा करने वाले हैं एल्गो ट्रेडिंग के बारे में। सेबी ने एल्गो ट्रेडिंग को रेगुलेट करने का प्रस्ताव रखा है। कई सॉफ्टवेयर फर्म और ब्रोकर रिटेल ट्रेडर्स को फटाफट मालामाल बनाने का दावा करते हैं। ये एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस यानी कि एपीआई आधारित एल्गो ट्रेडिंग की सर्विस देते हैं। सेबी के पास कोई ऐसा सिस्टम नहीं है जिससे वो ये पता लगा सके कि एपीआई ट्रेडिंग का जो कंट्रोल है वो आखिर किसके हाथ में है। इससे ट्रेडर्स के नुकसान की जवाबदेही तय नहीं हो पाती है। ऐसे में सेबी ने एपीआई से होने वाली ट्रेडिंग को भी एल्गो ट्रेड की कैटेगरी में रखने का प्रस्ताव किया है और एपीआई को यूनिक आईडी अलॉट करने का प्रस्ताव भी इस कंसल्टेशन में शुमार है। इसके लिए सेबी ने एक डिस्कशन पेपर जारी किया। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या है एल्गो ट्रेडिंग और क्या है सेबी की इस पहल से कैसे फायदे हो पाएंगे। इस चर्चा से पहले आइए आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। शेयर बाजार में रातों रात अमीर बनने का कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं है, लेकिन कई ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर फर्म्स शेयर बाजार में पैसा कमाने को लेकर कुछ ऐसे ही दावे करते हैं और रिटेल ट्रेडर्स को अपने जाल में फंसा लेते हैं। दरअसल ये फर्म एल्गो आधारित एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस यानी कि एपीआई की मदद से ऐसी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग बनाने का दावा करते हैं जिससे ट्रेडिंग करने पर ट्रेडर माइक्रो सेकंड्स में मालामाल हो जाएंगे। एपीआई की मदद से ऐसी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की जाती है जिसमें तय पैमानों के आधार पर खुद ब खुद कंप्यूटर सौदा कर लेता है। मतलब फीड हुए डेटा के आधार पर कंप्यूटर ट्रेडिंग के लिए शेयर को खरीद और बिक्री के लिए चुनता है। ऐसे में सेबी ने प्रस्ताव किया है कि एपीआई से होने वाले ट्रेडिंग को भी अब एल्गो ट्रेडिंग माना जाएगा। इसके लिए सेबी ने डिस्कशन पेपर जारी किया है। सेबी ने कहा है कि अब एल्गो ट्रेडिंग के लिए यूनिक आईडी होगी ताकि एक्सचेंज को पता चल सके कि सौदा कहां से आ रहा है। अब तक ये दिक्कत थी कि एपीआई वाले सौदे की अलग से पहचान नहीं हो पाती थी। सेबी ने ये भी कहा है कि एपीआई सॉफ्टवेयर के लिए एक्सचेंजों से मंजूरी लेनी होगी। इससे ये पता चल जाएगा कि एपीआई का कंट्रोल किस ब्रोकर के हाथ में है। साथ ही यूनिक आईडी के जरिए होने वाले सभी सौदे एल्गो ब्रोकर के सर्वर से होकर ही जाएंगे और ट्रेडर्स की कोई शिकायत के लिए संबंधित ब्रोकर जिम्मेदार होंगे। फिलहाल 3 दर्जन से ज्यादा ब्रोकर्स हर महीने के हिसाब से फीस लेकर रिटेल ट्रेडर्स को भी एपीआई वाले एल्गो ट्रेडिंग की सुविधा देते हैं। ब्रोकर्स के लिए ये कमाई और क्लाइंट बढ़ाने का एक अलग जरिया बन रहा है। लेकिन समस्या ये थी कि ढेरों ऐसे एपीआई सॉफ्टवेयर बनाने वाले लोग अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर रहे हैं जिन पर किसी का कोई कंट्रोल नहीं है। सेबी की मंशा ऐसे लोगों को रेगुलेशन के दायरे में लाने की है। एल्गो ट्रेडिंग कंप्यूटर प्रोग्राम के जरिए होती है। इसमें शेयर से जुड़े सभी डेटा फीड किए जाते हैं। बाजार के हालात के मुताबिक कंप्यूटर खुद शेयरों की खरीद फरोख्त का निर्णय लेता है और ट्रेडिंग करता है। एल्गो ट्रेडिंग करने के लिए हिसाब से ज्यादा पैसे की जरूरत होती है जिससे आप ट्रेड कर सकें। एल्गो ट्रेडिंग आने वाले समय में ट्रेडिंग का भविष्य कहा जाने लगा है। बदलते समय के साथ इसे तकनीक के जरिए और बेहतर बनाया जा सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। चलिए, तो हमने आपको इस रिपोर्ट के जरिए ये बता दिया कि आखिर एल्गो ट्रेड या ऑटोमेटेड ट्रेडिंग किसे कहा जा सकता है, किसे कहा जाता है और सेबी ने जो कंसल्टेशन पेपर जारी किया है उसमें क्या कुछ बातें निकल कर आ रही। हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे और आज जो हमारी चर्चा है उसमें 3 सबसे महत्वपूर्ण सवाल है जिसके हम जवाब लेने की कोशिश करेंगे। पहला सवाल, एल्गो ट्रेडिंग को रेगुलेट करना कितना जरूरी है। दूसरा महत्वपूर्ण सवाल, अनरेगुलेटेड एपीआई ट्रेडर्स के लिए कितना घातक है। और तीसरा महत्वपूर्ण सवाल, रिटेल एल्गो ट्रेडिंग पर सेबी की सख्ती से बाजार पर किस प्रकार का असर। चलिए, तो इस मुद्दे पर आज बात करने के लिए मेरे साथ 3 जानकार जुड़ चुके हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं मार्केट एक्सपर्ट अजय बग्गा जी, साथ ही ट्रेड स्विफ्ट ब्रोकिंग के डायरेक्टर संदीप जैन साहब हमारे साथ हैं और साथ ही एल्गो सॉफ्टवेयर डेवलपर धार्मिक ठक्कर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है। बग्गा सर, मैं सबसे पहले आप ही से जानना चाहूंगी, ये कंसल्टेशन पेपर ऑफ कोर्स आपने देखा होगा, आपके टेकअवेज या आपका पहला रिएक्शन इस पर क्या है?
देखिए ये एक सीरीज ऑफ स्टेप्स सेबी लेता रहा है पिछले 2 दशकों से। जैसे एल्गो और हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग बढ़ी है, तो मुझे याद है जब मैं म्यूचुअल फंड चलाता था तो सेबी चेयरमैन हमारे भावे साहब थे। उस टाइम पे डार्क पूल्स पे काफी बातचीत चल रही थी और हमने अरेंज किया था इंटरनेशनल एक सेमिनार भी डार्क पूल्स और हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग पे। तो एल्गो का क्या असर है मार्केट्स पे? अगर कुछ खराब होता है, जो फ्लैश क्रैश होते हैं या जिस तरह से कभी कीमतें बढ़ सकती हैं या कोई इस तरह से ऑर्डर डाले। अब विदेश में हमने एक केस ऐसा देखा था कि वो बहुत बड़े ऑर्डर डालते थे एक तरफा, हाँ। और जब वो मार्केट को मूव करते थे तो वो ऑर्डर काट के निकल जाते थे। अच्छा। तो ये काफी चीजें ऐसी हैं मार्केट स्टेबिलिटी के लिए जो एल्गो ट्रेडिंग से खराब की जा सकती हैं। हाँ। एल्गो ट्रेडिंग अपनी मूलतः अच्छी एक ऑफरिंग हो सकती है कस्टमर्स के लिए, जी। बट अगर कोई पीछे अनरजिस्टर्ड है, कोई अगर एडवाइजर नहीं है, कोई आरआईए नहीं है, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नहीं है सेबी के तहत, तो कौन उसको रेगुलेट कर रहा है? और फिर कोई चीनी, कोई पाकिस्तान सॉफ्टवेयर आके आपके मार्केट में भी प्रॉब्लम कर सकता है। तो इसमें अच्छा मूव है, इसको रेगुलेट जरूर करना चाहिए और हमें वेलकम करना चाहिए इंडस्ट्री की तरफ से जी। कि आप रेगुलेट करके इसको खुला करिए, अच्छा रहेगा मार्केट के लिए। ओके। धार्मिक ठक्कर जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी, क्योंकि आप एल्गो सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं, आप इसकी टेक्निकलिटीज को और बेहतर तरीके से समझते हैं, हमारे दर्शकों को भी समझा पाएंगे। मुझे बताइए कि अभी मौजूदा करंट मार्केटिंग किस प्रकार से इसकी होती है और अब तक क्या गलत होता रहा है? ओके, तो इसमें ऐसा होता है कि सबसे पहले एक प्रोग्रामर एक स्ट्रैटेजी कोई बनाता है, जो लिखता है, उसको कोडिंग करता है, उसके बाद उसकी बैक टेस्टिंग की जाती है। मतलब अगर यही स्ट्रैटेजी पिछले कुछ टाइम तक, पिछले 3 महीने, 6 महीने, 2 साल या 5 साल तक अगर वो स्ट्रैटेजी हम चलाते, तो उसका क्या परफॉर्मेंस आता है, उसका एक रिपोर्ट बनाया जाता है, जिसको बैक टेस्टिंग बोलते हैं। जी। बैक टेस्टिंग के रिजल्ट लोगों को दिखाए जाते हैं कि अगर आप ये स्ट्रैटेजी हमारी यूज करते हो, तो पिछले 3 साल अगर आप यूज करते, तो इतने % आपको रिटर्न मिलता। ठीक है। वो बैक टेस्टिंग दिखा के उसको एक्सपेक्टेशन सेट किए जाते हैं क्लाइंट्स के साथ कि ये एक्सपेक्टेशंस आप रख सकते हो, अगर इफ यू आर रेडी विद द रिस्क यू कैन गो अहेड एंड डिप्लॉय दिस स्ट्रैटेजी। जिसमें से इन अ वे इट इज गुड बैक टेस्टिंग करना, बट फ्यूचर क्या रहेगा यू नेवर नो। तो अप टू अ पॉइंट दैट हेल्प्स इन मार्केटिंग। तो बैक टेस्टिंग करके वो लोग को आसानी से क्लाइंट्स मिल जाते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो ट्रेडिंग कर रहे हैं, नए नए लोगों को उनको बैक टेस्टिंग दिखा के स्ट्रैटेजीज बेचना बहुत इजी है अभी, और सबको अल्गो ट्रेडिंग में आना है, ये तो है ही। हाँ, हाँ। ओके, चलिए जैन साहब, मैं आपसे समझना चाहूंगी, आप शायद इसके एक्सपीरियंस को हमारे दर्शकों के सामने बेहतर तरीके से रख पाएंगे। एक ट्रेडर के लिए ये जो सॉफ्टवेयर है वो कितना महत्वपूर्ण है और किस तरह से लाइफ चेंजिंग या गेम चेंजिंग रहा है? देखिए, ये तो सबसे पहले तो मैं धन्यवाद दूंगा जी बिजनेस को कि ये बहुत ही अच्छा रेलेवेंट शो और बहुत ही हॉट बर्निंग टॉपिक है, और सेबी को भी धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने डिस्कशन पेपर रखा। इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव है, एंड एक ऐसे समय पे इसको रेगुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं जब अभी तक तो बहुत चीजें नहीं पहुंची है और अभी एक इनिशियल स्टेज पे है। बट यस, रेगुलेशंस जब जब हुए हैं तो एक बार देखिए, अपोज तो सब लोग करते हैं पूरा इकोसिस्टम, बट हर बार हमने देखा कि सेबी ने जब जब पास्ट में रेगुलेशंस किए, वो सिस्टमेटिकली बाद में सिस्टम्स इवॉल्व होते हैं और चीजें बेहतर हुई है। बट यस, हमें ये देखना है कि बहुत ओवर रेगुलेशंस भी नहीं आए और कैसे ये जो एक निप्ड इन द बड नहीं हो जाए, क्योंकि एक इवॉल्व हो रही है एक ये सिस्टम और लोगों को भी फायदा होता है, ऐसा नहीं है। बस यहाँ यही प्रॉब्लम आती है कि कई बार कोई चीज होलिस्टिकली चल रही है और बीच में अनस्क्रूपुलस एजेंट्स आ जाते हैं, जैसा कि बग्गा जी ने भी बहुत अच्छे से कहा कि कभी कोई चीनी पाकिस्तानी सॉफ्टवेयर आ जाए, कुछ गड़बड़ कर दे, वो सब एक अलग है ही चीज। और बाकी कई लोग सपने दिखा के एल्गो बोल के, क्योंकि कई बार इन्वेस्टर्स को ये लगता है कि सारे एल्गो एक ही है। एल्गो बेसिकली लोगों को लगता है कि वो एक स्ट्रैटेजी, वो एल्गो स्ट्रैटेजी नहीं, एल्गो इज अ वे ऑफ ट्रेडिंग, एक मैनुअल तरीका है। आपको अगर यहाँ जयपुर से कलकत्ता जाना है तो आप फ्लाइट से भी जा सकते हो, ट्रेन से भी जा सकते हो, साइकिल से भी जा सकते हो और पैदल भी जा सकते हो। तो हर चीजों का एक सिस्टम होता है। तो वैसा ही मैं ये कहूंगा कि ये बहुत बढ़िया इनिशिएटिव है और लोगों को अभी जो हो रहा है और ये बढ़ेगा। एल्गो तो देखिए रोक नहीं सकते और एल्गो का ग्रोथ तो बहुत बड़ा होने वाला है।
हमने वेस्टर्न कंट्रीज में देखा कि एल्गो इज द वे ऑफ ट्रेडिंग एंड होना भी चाहिए, क्योंकि एफएनओ जब भी करते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शंस, जहां पे ह्यूमन इंटरवेंशन होता है तो आप देखिए कैसे गलतियां होती है, लोग बाग इमोशंस की वजह से कुछ गलतियां कर बैठे। हम देखते हैं ट्रैफिक सिग्नल्स कोई ऑटोमेटेड होता है तो जाम कम लगती है, और जहां मैनुअल इंटरवेंशन होता है वहां जाम लगने लग जाता है। तो इट्स अ गुड थिंग, बट यस वेल रेगुलेटेड होगा तो वेल डेवलप्ड होगा। अब उसके ऊपर सारे लोग अब अपने अपने ओपिनियंस रखेंगे, ब्रोकर्स भी, हमारी एसोसिएशन जो है जैसे सिपाही है, एनमी है, बॉम्बे ब्रोकर्स फोरम, सब लोग कुछ ना कुछ लाएंगे, और सारे आप लोग भी सब लोगों से बातचीत कर ही रहे हैं। सो आई थिंक थिंग्स विल कम अप इन अ वेरी गुड वे। ओके ठक्कर जी, आपने मुझे करंट मार्केटिंग जो उसमें क्या खामियां हैं और किस प्रकार से हो रहा था ये तो समझा दिया, लेकिन धार्मिक ठक्कर मुझे ये बताइए कि इसमें अभी और क्या करने की जरूरत है। ये तो अभी हम पहला कंसल्टेशन पेपर आता देख रहे हैं, 15 जनवरी तक ओपन है पब्लिक के कमेंट्स के लिए। आप बतौर एक कम्युनिटी इंडस्ट्री आपकी क्या सलाह होगी इसकी तरफ? ओके, तो इसमें ऐसा है कि रेगुलेशंस लाना तो कंपलसरी है, एंड देयर इज नो, आई मीन वो नहीं लाने का तो कोई सवाल ही नहीं है। जो वो लोग ने पॉइंट्स रखे हैं उसमें ऑलमोस्ट एवरीथिंग, मतलब सब कुछ ऑलमोस्ट कवर है। इसमें एक चीज सेबी को भी इसमें ध्यान रखने की जरूरत है। लोग रिटेलर इसलिए डरे हुए हैं क्योंकि उन्होंने जो वर्ड यूज कर रहा है कि अल्गो अप्रूवल लाना पड़ेगा। अभी अल्गो अप्रूवल में ऐसा है कि ये जो अभी जो उन्होंने जो प्रपोजल डाला है उसके अंदर अपना जो कोलोकेशन वाला होता है, जो एनएससी के सर्वर पे होता है, उसमें ऐसा होता है कि उसमें ब्रोकर के पास भी एक्सेस उतना नहीं रहता है। अच्छा। उसके बाद लिमिटेड एक्सेस रहता है, तो सब कुछ फुल्ली ऑटोमेटेड है। एपीआई के थ्रू जाता है, उसमें ऑर्डर एपीआई से ब्रोकर के पास जाता है, फिर ब्रोकर उसके जो सर्वाइलेंस चेक है वो सब चेक करने के बाद वो एग्जीक्यूट करता है। तो इसमें ऑलरेडी कॉम्प्लिकेशंस कम है। तो उसकी जो स्ट्रेटेजी, जो अप्रूवल की भी प्रोसीजर आने वाली है, जिसमें जो सीटीसीएल का है, जो कि रिस्क मैनेजमेंट का पार्ट है, वो ब्रोकर के ऊपर है। तो जो अल्गो सर्विस प्रोवाइडर्स है या फिर जो छोटे मोटे ट्रेडर्स है, उनको वो सब चीजों की से डरने की जरूरत नहीं है। अच्छा। तो ब्रोकर लोगों को वो ध्यान रखना है कि कोई बड़ा रिस्क मैनेजमेंट कुछ गलती ना हो जाए, और उनके पास एक सिस्टम होना चाहिए। इसमें जो उन्होंने 6 पैरा में बोला है, ब्रोकर और एक्सचेंज दोनों के पास एक सिस्टम होना चाहिए कि अगर कोई बंदा या कोई टीम एज अ सर्विस प्रोवाइडर, मैं भी हो सकता हूँ, कोई और भी हो सकता है, अगर हम लोग कुछ मैनिपुलेशन को करने की कोशिश करते हैं तो वो उसका ऑथोरिटी ब्रोकर और एक्सचेंज के पास रह गया कि वो कभी भी उस पर्टिकुलर वेंडर को या फिर इंडिविजुअल को वो स्टॉप कर सकता है। अच्छा, वो जो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। हम बात कर रहे हैं एल्गो ट्रेडिंग की, जिस पर सेबी का कंसल्टेशन पेपर आया है इस प्रपोजल के साथ कि मार्केट के मैनिपुलेशंस पर नकेल कसी जा सके। बगा सर, मैं आपसे समझना चाहूंगी, हम काफी सारी चीजों के बारे में यहाँ पर बात कर रहे हैं कि कितना जरूरी है एंड एल्गो ट्रेडिंग इज द वे टू गो, लेकिन इसकी सूटेबिलिटी किस प्रकार के ट्रेडर के लिए? एक ऐसा ट्रेडर जो लाखों में कारोबार करता है, या फिर एक ट्रेडर जो 15-20 हजार का ट्रेड करके निकल जाता है, उतनी कैपेसिटी है? आपके हिसाब से सूटेबिलिटी किसके लिए? देखिए, दोनों के लिए हो सकती है अगर इसको प्रॉपरली हैंडल किया जाए। कि अगर आप मॉडल्स बना रहे हैं और लोगों के लिए इजीली अलाउ कर रहे हैं, अब जैसे म्यूचुअल फंड है, 500 रुपए में लोगों को निवेश करने का मौका देता है पूरे मार्केट में, उस तरह से एल्गो भी बन सकता है एक रिटेल निवेशक के लिए भी। इसमें कोई दो राय नहीं है कि अच्छी चीज है, बट यही है कि बैलेंस रखना पड़ेगा कि मार्केट स्टेबिलिटी ठीक रहे। दूसरा है सेबी के जो नियम है, अब हर ब्रोकर को अगर डिक्लेरेशन लेना है हर कस्टमर से, अब 8.5 करोड़ डीमैट अकाउंट खुल चुके हैं। LIC का IPO आएगा, 20 करोड़ डीमैट अकाउंट हो जाएंगे। उसमें अब हर एक कस्टमर का आपको अगर लेना पड़ेगा डिक्लेरेशन और रखना पड़ेगा, तो ये बहुत बड़ा एक रेगुलेटरी कॉस्ट आने वाला है। तो इसका बैलेंस निकालना पड़ेगा, ये तरीका नहीं रहेगा। मैं कहूंगा कि एल्गो प्रोवाइडर्स को आप रेगुलेट करिए, कस्टमर लेवल पे रेगुलेशन बहुत मुश्किल है। इनफैक्ट अब ये अगला सवाल जैन साहब से। जैन साहब, मैं अब इसके एग्जीक्यूशन को समझना चाहूंगी। आप तो इस कंसल्टेशन पेपर को बहुत सराह रहे हैं, लेकिन ब्रोकर्स पर, ब्रोकिंग कम्युनिटी पर एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहां पर आती हुई दिख रही है, अपार्ट फ्रॉम एक्सचेंज। एग्जीक्यूट कैसे होगा? बहुत अच्छा सवाल पूछा, और आपने, मैं चाहता था कि ये सवाल आए मेरे तरफ, क्योंकि हम लोग यही चाहते हैं कि देखिए, ब्रोकर एज अ ब्रोकर और एज अ ब्रोकर फ्रेटर्निटी हम ये कहना चाहेंगे कि कोई भी चीज होती है, देखिए कई बार ऐसा होता है कि क्लाइंट हमारे पास आता है, और आजकल कई एल्गो प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है जहां पे उनको कोई स्ट्रेटेजी अच्छी लगती है, वो बोलता है मुझे ये स्ट्रेटेजी
एनेबल करके दो, क्योंकि वो क्लाइंट हमसे बाकी दूसरे सर्विसेज और प्रोडक्ट्स ले रहा हो सकता है, हमारे कैश मार्केट सेगमेंट में काम कर रहा हो, खुद एफएनओ में भी काम कर रहा हो, क्योंकि एफएनओ में काम करने वाले ऐसा नहीं कि बहुत लोग हैं, बट यस एल्गो जब आती है तो बात लोगों को एक नई चीज लग रही है, एक्सप्लोर करने की इच्छा होती है। उसमें भी ये होता है कि ऑप्शन बाइंग स्ट्रेटेजीज है या ऑप्शन सेलिंग स्ट्रेटेजीज है, और उसकी एक्सपर्टीज कितनी है, उनको रिस्क की समझ कितनी है। हालांकि बहुत सारे सवाल सब ब्रोकर्स लोग पूछते भी, और आजकल सेबी ने और फॉर्म में एक्सचेंजेस में भी काफी सारे सवाल पूछते हैं केवाईसी के दौरान। तो ये चीज बहुत सही है, बट मैं यही कहूंगा कि ब्रोकर्स पे ऑनर्स के ऊपर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि क्लाइंट्स खुद ही इंसिस्ट करते हैं कि मुझे ये करना है, और उनको समझ है रिस्क की, और फिर भी हमें बस ये होना चाहिए कि ठीक है जो एपीआई आ रहा है हमें ये देखना है कि वो अप्रूव्ड एपीआई है, हम हमारे प्लेटफॉर्म पे ले आए और क्लाइंट कर रहा है और एपीआई प्रोवाइडर। बाकी जो गारंटीज और ये सब जो चीजें वो सब के ऊपर तो बिल्कुल ध्यान देना पड़ेगा, बट मुझे लगता है कि चीजें और डेप्थ में जाके सोचना पड़ेगा कि कहीं ये नहीं हो कि सारी चीजें, क्योंकि ब्रोकर्स के ऊपर ऑलरेडी काफी रेगुलेशंस है। ब्रोकर इज अ प्लेटफॉर्म और एक सर्विस प्रोवाइडर है जो एक बहुत छोटी सी फी पे ये काम करता है। हाँ, बग्गा जी मुझे शो समेटना, इसलिए मैं बहुत संक्षिप्त में आपसे आंसर चाहूंगी। आपने कहा कि एल्गो प्रोवाइडर्स पर ज्यादा यहाँ पर रेगुलेशन करने की जरूरत है। मुझे बताइए ये डिफाइन कैसे होगा कि एक सॉफ्टवेयर मैन्युफैक्चरर जो कि इस सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं, कोडिंग करते हैं, और जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज दे रहे हैं, ये इसमें डेफिनेशन क्लासिफिकेशन कैसे हो पाएगी, कैसे इनको अलग अलग किया जाएगा? या आप इन्वेस्टमेंट एडवाइजर बनिए, आरआईए बनिए, सभी के तहत आइए, तभी आप ऑफर कर सकते हैं, या पीएमएस वाले बनिए या आप ब्रोकर बनिए, किसी भी रेगुलेटेड एंटिटी में आके ही आप दीजिए। एज सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर आप आके फाइनेंशियल मार्केट में फाइनेंशियल सर्विसेज नहीं दे सकते, ये जरूरी है। तो आप सेबी का सर्टिफिकेशन लीजिए और सेबी के रेगुलेशन में आइए, बहुत वेलकम है, मार्केट खुला है, मार्केट बहुत बड़ा है। बट एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर आप बैठ के एल्गो नहीं बना सकते और मार्केट में एंट्री लोगों के लिए नहीं ले सकते। खुद भी अगर आप आ रहे हैं तो ब्रोकर आपको रेगुलेट करेगा, ब्रोकर आपको एक नंबर देगा जिससे कि पता रहे कि किसने मार्केट में कौन सा ऑर्डर डाला। यही रहेगा नेहा जी। तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण एरिया है जिस पर अब सेबी के कंसल्टेशन पेपर में फाइनली जब इसमें एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनता है तब शायद कुछ इसमें बात निकलकर आ पाए और इस तरह के क्लासिफिकेशन और क्लोजली फाइन प्रिंट में डिफाइन हो पाएंगे। बग्गा सर, ठक्कर साहब और साथी जैन साहब, आप तीनों का बहुत शुक्रिया इस अहम मुद्दे पर आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने अपने विचार रखने के लिए। तो हमारी इस खास चर्चा में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।